आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, जैसा यूरोप आज आप देख रहे हैं ऐसा यूरोप पहले नहीं था और यूरोप ऐसा कैसे बना इसी को हम पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। सन 1789 से पहले फ्रांस में क्रांति नहीं हुई थी। इससे पहले फ्रांस पर केवल राजाओं का शासन था। राजा का बेटा राजा बनता था। इस तरह से राजाओं का शासन चलता था। जनता के पास कोई पावर, कोई शक्ति नहीं थी। जैसा राजा कहता था जनता को वैसा ही करना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था वो लुई 16वां था, जो कि एक निरंकुशवादी शासक था। लुई 16वां ने पूरे फ्रांस के जनता को 3 वर्गों में बांट दिया था: कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आम जनता। लुई 16वां का कहना था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देगा, क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे वो राजाओं के सैनिक थे और अमीर भी थे, इसीलिए वो टैक्स नहीं देगा। और जो पादरी वर्ग थे वो चर्च में पूजा करते थे, उनसे टैक्स लेना पाप है, इसीलिए पादरी भी टैक्स नहीं देगा। अब जो आम जनता था, जिसमें गरीब किसान मजदूर आते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। जब लुई 16वां के पास पैसों की कमी हो जाती थी तब आम जनता को और भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे फ्रांस की पूरी जनता परेशान हो चुकी थी और जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। लुई 16वां से परेशान होकर जनता ने 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू कर दी। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16वां को हार मानना पड़ा और फ्रांस की जनता की जीत हुई। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कुछ बदलाव देखने को मिले, जैसे कि पहले जो पावर राजाओं के पास था वो अब जनता के पास है। दूसरा, अपना देश अपने लोग, मतलब कि ये देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं। तीसरा, राजाओं के वक्त एक स्टेट जनरल हुआ करता था, जहां राजा लोगों की सिर्फ सुनता था। अब वहां पर लोगों को रखा गया और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जहां जनता जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। और चौथा, फ्रांस के लिए 3 रंग का झंडा बनाया गया, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और नया राष्ट्रीय गान बनाया गया। कस्में वादे खाए गए अपने देश के नाम पर। अब एक फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोगों को आजादी मिल चुका था, पर इस आजादी को वो अपने बाप का माल समझकर जो मन चाहे वो कर रहे थे। राजा हट चुका था, अब देश को कौन चलाएगा, इस बात को लेकर सब आपस में लड़ मर रहे थे। पूरा फ्रांस आग में जल रहा था। तभी उसी समय फ्रांस में एक हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। पांडे पांडे जी का बेटा फ्रांस में क्या कर रहा है? अरे भैया, वो नेपोलियन बोनापार्ट है। ओह, नेपोलियन बोनापार्ट है। अच्छा, मेरी गलती है, सॉरी। तो अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था और ये फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। नेपोलियन ने 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी में प्रवेश किया और 18 मई 1804 को वह फ्रांस का राजा बन गया। राजा बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर ऐसे बदलाव किए कि पूरे यूरोप में फ्रांस का अलग ही दबदबा था। नेपोलियन ने अपना एक कानून बनाया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन ने क्या कानून बनाया था उसे देखते हैं। पहला, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। पहले ये होता था कि जो राजा के खास थे उसे अधिकार दिया जाता था, लेकिन आम जनता को नहीं। लेकिन अब वो चीज हट चुका था। दूसरा, अगर किसी के पास पैसा हो तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उससे वह प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तीसरा, यातायात के साधन और संचार व्यवस्था को सस्ता कर दिया गया, जिससे व्यापार और तेजी से बढ़े। चौथा, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। पहले ये होता था कि जमींदार किसानों से काम करवा लेते थे और किसान को बहुत कम पैसा देते थे और सारा पैसा खुद ही रख लेते थे, लेकिन अब वो चीज हट चुका था। और पांचवा, विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। नेपोलियन के इस बदलाव से लोग इतना खुश हुए कि लोगों ने नेपोलियन को अपना मसीहा मान लिया। फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के आसपास जितने भी देश थे वो नेपोलियन का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेपोलियन ही हमें राजाओं के सिस्टम से आजाद करवा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपोलियन जहां भी जा रहा था वहां से राजाओं का सिस्टम खत्म होता जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस नेपोलियन को वो अपना हीरो समझ रहे हैं, दरअसल वो एक गुंडा था। देखो यार, दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। नेपोलियन के अंदर भी कुछ खामियां थी। तुम कह सकते हो कि थोड़ा बहुत नेपोलियन सन की इंसान था। वो आम लोगों के लिए मसीहा था, पर उनके खिलाफ जो बोलता था उसे कुछ दिक्कत होता था। तो नेपोलियन के अंदर क्या खामियां थी? पहला, राजनीतिक आजादी ना के बराबर थी। कोई नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। दूसरा, नेपोलियन ने टैक्स को बढ़ा दिया, क्योंकि नेपोलियन ने यह सोच लिया था कि अपने देश को मैं विकसित करके रहूंगा।
क्योंकि तुम्हें पता है कि देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स। इसके बिना देश चलेगा नहीं। और तीसरा, लोगों को आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कर रहा था क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को आज़ाद करवाना चाहता था। लेकिन अगर तुम नेपोलियन की खामियों को हटा दो तो नेपोलियन पूरे फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा लीडर था और नेपोलियन के पास बहुत ज्यादा पावर भी था। पर देखो यार, किसी के पास कितना भी पावर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पावर खत्म होता ही है। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध लड़ा गया जो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। ये युद्ध नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना नाम के एक टापू पर भेज दिया जाता है, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।